अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, बिलाखिर एक टफ मैच के बाद पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है अफगानिस्तान की टीम को। एक बहुत ही टफ मैच हुआ, कांटे का मुकाबला हुआ, होना नहीं चाहिए था। एक कमज़ोर टीम थी वर्ल्ड कप की जो कोई मैच नहीं जीत सकी, लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बहुत करीब आ गई थी। लेकिन हमारे टेल एंडर जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वहाब रियाज ने, इमाद वसीम ने एक अच्छी जिम्मेदाराना बैटिंग की और ये मैच बिलाखिर पाकिस्तान के हक में आया और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया 3 विकेटों से। लेकिन हमारा मिडल ऑर्डर आज भी एक्सपोज हुआ बुरी तरह से। हमारे ओपनर जो हैं वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आगे अगर हमने टूर्नामेंट में जाना है, हमने सेमीफाइनल्स खेलने हैं, हमने फाइनल में जाना है, तो हमें क्रिकेट अपनी अच्छी खेलना होगी। आज का मैच जीत तो गए हैं लेकिन इसमें लेसन्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। और आज के शो में ही हम आगे चल के सियासी मैच की बात भी करेंगे जो कि काफ़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। और सियासी मैच की बात करें तो पहला राउंड जो था बजट पास करवाने का, उसमें तो हुकूमत को कामयाबी हासिल हो गई है। लेकिन जो दूसरा राउंड अब है इस सियासी मैच में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का। तो क्या इस मैच में कामयाब हो सकेगी अपोजिशन? क्योंकि ज़ाहिर है पहला राउंड अगर हुकूमत जीती है तो अपोजिशन चाहेगी दूसरा राउंड वो जीते और इसके बाद तहरीक चलानी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस तरफ भी हम आएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के क्रिकेट मैच पर जो कि पाकिस्तान ने जीता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वसीम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जावेद मियांदाद साहब, साबिक हेड कोच भी रहे हैं और लेजेंड क्रिकेटर पाकिस्तान के, और अली वान साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामून खसूसी वज़ीर आज़म के, और क्रिकेट भी खेलते हैं। और पाकिस्तान की जो पार्लिमानी जो क्रिकेट हमारी टीम बनी है उसमें रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, इंग्लैंड ये भी जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। इनसे भी हम क्रिकेट पे इनका तज्जिया ज़रूर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावेद मियांदाद साहब से। जावेद मियांदाद साहब, आज का मैच आपने देखा, मेरे तो यकीन करें बताऊं तो मेरी दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पानी पी पी के हमने कंट्रोल की। जिस तरह की बैटिंग हमारी लड़खड़ा गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ एक छोटा टोटल चेस करते हुए। देखिए, ये मैच जो है वो 92 का जो वर्ल्ड कप जीते थे वही चीज याद दिला रहा है। और अच्छा, जिस तरीके से मैं पूरी उम्मीद था कि ये जीत जाएंगे, मतलब ये लड़के हमारे जो थे अंडर प्रेशर आए हुए थे। हालांकि बॉल बच्चों वाली थी, आप बिलीव करें, ये गलियों में जो मैचेस होते हैं ना उस तरीके से जो बच्चे कर रहे होते हैं वो ज्यादा बेहतर। मगर इतना अंडर प्रेशर मैंने प्लेयरों को नहीं देखा कि यानी कि अपना गेम ही भूल गए थे। यानी कि जिस तरीके से खेल रहे थे ऐसा लग रहा था हम अनाड़ी है वो। उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, यही बॉलिंग शुरू में भी थी। आप अपना पॉजिटिव होके अगर अपनी क्रिकेट अच्छी है, प्लेयर अपना अपना अगर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो अपने आप को बैट्समैन कहलाता है, तो बैट्समैन फिर हर जगह अपनी क्लास दिखलाते हैं। हम यहाँ कभी अपनी क्लास ऐसी दिखला देते हैं और उसके बाद कभी पता चलता है ये। तो मुझे तो ये मैच ये था बहुत आराम से जीतना था, इजी जीतना था। हालांकि बीच में जब मैंने देखा कि वो इतना अंडर प्रेशर लड़के यानी अपना गेम भी भूल गए, ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कोई बहुत बड़े बॉलर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रीड नहीं कर रहे थे और गलत खेल रहे थे। हर चीज जो है ना इस तरीके से जो मारने की बॉल थी उसमें भी, तो इसका मतलब अंडर प्रेशर बहुत आए हुए थे। इन्होंने अपनी क्रिकेट तो खेली नहीं। तो यही चीज है कि क्रिकेटर जो होता है जहां भी जाता है, जहां भी खेलेगा, वो अपनी क्रिकेट को उसको खेलना है, क्योंकि बॉल देख के खेलनी है। गलत बॉल है गलत खेलेंगे, अच्छी बॉल है अच्छी बॉल खेलेंगे। तो ये इनके ऊपर था। तो मैं समझता हूँ कि आज अंडर प्रेशर आके और कुछ इनके ऊपर बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे दबाव था कि जिस तरीके से इजी बॉलिंग को इन्होंने खुद हवा बनाया, पाकिस्तान ने खुद इस सवार कर लिया अपने ऊपर, लेवल पे लेके आए कि अपने आप को वो जीतने के लिए आ गए थे और अंडर प्रेशर लेके आ गए थे। हालांकि आपने देखा कि एंड में वही आके खेले ना, ऐसा ही। और जो मारने की बॉल थी इनको शुरू में मारना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि गैप में मारे आप, ये तो डिफेंसिव खेले हम शुरू से। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसी पे वसीम साहब आपका तजिया लेते हैं। वसीम, आपको क्या लगता है, एक तो पहले बताइएगा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्या है आपका, वही है जो अफगानिस्तान से जीत के बाद होना चाहिए था, या फिर कदरे ज्यादा है कि हम एक मैच हारते हारते दोबारा से मैच हम जीते हैं? देखिए, मेरा तो ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था, पानी पी के बुरा हाल हुआ। मेरा हाई हो गया था भाई। लेकिन देखिए, इसमें अब जो चीजें सीखने वाली है ना कि जब आप छोटी टीम से खेलते हैं ना तो आपको मैच को कंट्रोल करना होता है। मैच से पहले भी हमने ये बात की थी, जावेद भाई ने ये पॉइंट रेज किया था कि ये कंट्रोल द मैच अब उनके हाथों में नहीं खेलते हैं। पहले हमने बॉलिंग में काफी कोताहियां की, इतने रन उनको अलाउ किए, 50 ओवर हमने उनको खिला दिया है, और फिर वो ट्रिकी टारगेट जिसको बोलते हैं ना कि वो सामने आपके आ गया है। पिच
इतना बुरा भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था बैटिंग के लिए, लेकिन क्या था, सिर्फ सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा बॉल ब्रेक हो रहा था बाद में। लेकिन एक चीज जो करनी चाहिए थी हमारे, कि हम बाहर बैठे यहाँ पे, हमें पता था कि इनके पास 3 डिसेंट बॉलर्स हैं जो स्पिनर्स हैं इनके, तो सिर्फ आप उनकी कैलकुलेशन ही कर लेते, उनको विकेट ना देते तो आप मैच जीत जाते। आखिर में अब क्या हुआ कि वही जो उनके वीक लिंक था, चौथा पांचवा बॉलर, उसी ने आपको मैच जिताया। तो ये चीज जो हमारे मेन बैट्समैन है उनके जेहन में नहीं थी कि वो निकल निकल के शॉटें मार रहे हैं, कोई कट शॉट मार रहा है 100 पिच के ऊपर, कौन कट शॉट मारता है, आप सामने खेलने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे अगर वो कैलकुलेशन करते हैं तो सेफ ही खेल लेते हैं। अगर आपने डिफेंसिव मूड में ही जाना था तो आप इनके जो मेन बॉलर्स हैं उनको विकेट ना दें आप, उसके अलावा इनके 20 ओवर बचते थे, आप आराम से उसमें रन बन जाते। तो आखिर में यही हुआ कि उनका वीक लिंक उनका कैप्टन ही साबित हुआ। हालांकि उसने बड़े ब्लंडर किए हैं, उसको भी दाद देनी। बिल्कुल, कैचेस भी बहुत ड्रॉप किए, वो क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान एज वेल। बिल्कुल, उनकी गलतियों की वजह से हम मैच जीते हैं, क्योंकि हमने कसर कोई नहीं छोड़ी थी मैच हारने में। लेकिन एंड ऑफ द दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि मैच हम जीते हैं तो मुबारक हो सबको, जैसे भी जीते, हम मैच जीत गए और वी आर स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड कप। होपफुली अगले मैच के अंदर हम इंप्रूव परफॉर्मेंस देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ ये खेली तो आप भूल जाएं कि आप सेमीफाइनल में जाएंगे। बिल्कुल, ये मैच हम कम जीते हैं, अफगानिस्तान ज़्यादा हारा है। अली इवान साहब, आप भी चूँकि पार्लिमानी क्रिकेट जो टीम बनी है उसमें आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, इंग्लैंड में ही होने जा रहा है टूर्नामेंट, तो आज का मैच आपने बगौर देखा होगा, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी, तो क्या लेसन आपने लर्न किया और क्या इंस्पिरेशन आप ले रहे हैं अपने के ऊपर जिसे आप अप्लाई करेंगे? बिस्मिल्लाह। मियां दास साहब के बाद तो बात करना बनती नहीं है, हम तो उनको देख देख के बड़े हुए हैं और हमारा तो कंपैरेटिव जो मैं देखा है मैंने इसमें, देखें जी, आपने स्पेशलिस्ट के साथ जाना है, जो मैं फील करता हूँ। हफीज़ बहुत अच्छा हमारे परफॉर्म किया हुआ उन्होंने। अगर हफीज़ की जगह आसिफ अली होते तो प्रोफेशनल आपके पास 5 बैट्समैन की, देखें हफीज़ को आप एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं, इमाद को भी आप खिला रहे हैं, इमाद खेलेगा या हफीज़ खेलेगा मेरे ख्याल में। और ऊपर से आपका फ़खर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आज का जो मैच है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा इसको शायद इजी लिया या बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके अंडर एस्टिमेट करके। देखिए, आपने विकेटें दी हैं, उन्होंने विकेटें ली नहीं है, सवाए हारिस अली को अच्छी बॉल पड़ी थी, बाकी आपने सबने विकेट्स दी हैं। आप हमाम को देख लें, एमी आगे बाहर निकल के खेल रहा, जरूरत ही नहीं खेलने की थी। उसके बाद फखर को देखें, बिल्कुल रोकते हुए बिल्कुल सीधा आउट हो गया। उसके बाद आप देखें हफीज ने जिस तरह विकेट दी है, मैं तो परेशान हो गया उस बॉल पे कि उस बॉल पे उसने विकेट दे दी। तो मेरा ख्याल है अगर आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं, और जैसे मियां दास साहब कह रहे हैं, इनसे आगे तो कोई आगू कर ही नहीं सकता। जिस तरह हुकूमत आप कहते हैं कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए, तजुर्बाकार लोग होने चाहिए, यहाँ क्रिकेट में भी आपको आपने देखे शुएब मलिक साहब गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए। आपने हारिस को डाला, स्पेशलिस्ट है, जब वो खेलेगा मैच जिता के आएगा। इसी तरह आसिफ अली बाहर बैठा हुआ है, मेरा ख्याल आसिफ अली को चांस देना चाहिए। आप लेके गए हुए हैं, अच्छा प्लेयर है, बहुत पीछे की बॉल को बहुत अच्छा खेलता है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। एक दो मैच में बहुत सारे लोग नहीं परफॉर्म करते, और ये टाइम है आप स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। अगर आप जाएंगे नॉन इसी तरह के, आपने 2-4 ओवर भी कराने हैं, 10-15 रन भी बनवाने, इस तरह नहीं चलता। ये तो अफगानिस्तान था, कोई भी अच्छी टीम होती तो ले गई होती है पाकिस्तान को। बिल्कुल, मैच बड़ा टफ था। और बाय द वे अफगानिस्तान ने कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए, वो भी एक बड़ा रीज़न था पाकिस्तान के मैच आज का। जब हम जीत गए, वो मैच हारे ज़्यादा अपनी गलतियों की वजह से। जावेद निदाद साहब, अब आगे के लिए पाकिस्तान टीम के को आप क्या एडवाइस करेंगे? किस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आज आप बहुत डिफेंसिव खेले, क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ कहता हूं कि आप यू प्ले योर क्रिकेट, जो शॉट खेलते हैं खेले, बट डोंट प्ले लाइक अ स्टूपिड। है ना, आप ऐसे शॉट नहीं खेले, आपकी जो शॉट है, जो खेल है, उसको आप कंटिन्यू रखें ऑल द टाइम। तो जब आप कहते थे कि मेरी तो बड़ी सिंपल है कि आप जी जाए, एवरीथिंग फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू थिंक अबाउट, यू हैव टू टेक द टीम, तुम्हें लेके जानी है, तुम्हें देखना है, तुम्हें सोचना है, राइट? डोंट फॉरगेट अबाउट, यू आर द बॉस, गो इनसाइड। क्रिकेट क्या कहती है अकॉर्डिंग टू दैट? अगर आप टेस्ट लेवल पे, इस लेवल पे जब क्रिकेट खेलते हैं, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। और ये प्रेशर तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये प्रेशर ही तो हटाना होता है। अगर अभी आके आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, जैसे आपने इनकी प्रेशर, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने वनडे खेल गए, टेस्ट की कहीं का प्रेशर, राइट? बेगम से तो प्रेशर हो सकता है, मगर राइट, वो बेगम मतलब कहने का है कि इनको फ्री होना चाहिए, इतना लवली जॉली अपना गेम को, क्योंकि गेम को अच्छा बनाए। इनकी गेम की प्रॉब्लम है, गेम इन्होंने अभी तक देखे, एक बॉल को अगर ये नेट में 6 किस्म से प्रैक्टिस करे ना, तो फिर जाके आप गेम में मारे ना।
ये वो कहते हैं कि हंस की चाल, मैं उल्टा शॉट चलता था तो आप जाके भी उल्टा शॉट चल रहे हैं, वो नहीं। इसको पहले आप परफेक्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल मारते हैं, कब मारते हैं। इन्होंने गलती ये की, अपने ऊपर प्रेशर ले लिया। हालांकि ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, मैं आपको उनको प्रेशराइज करना चाहिए था। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ठीक, 2-3 छक्के अगर लगते सही, मगर गैप में मारते, वो ऑफ स्पिनर लेफ्ट आर्म जो गेंद कर रहे थे, आई कांट बिलीव इट। यही राशिद है जो आज चढ़ चढ़ के बॉलिंग कर रहे थे। इनको तो इन मॉर्गन ने बिल्कुल लाइन ही बुला दी थी और रिवर्स उनका बॉलिंग अटैक रहा। उल्टे शॉट मारने चाहिए। सही। वसीम, अब क्विक कमेंट आपका मुझे चाहिए कप्तान सरफराज पर कि आज एक क्रूशल सिचुएशन थी, टफ सिचुएशन थी, प्रेशर सिचुएशन थी और सरफराज साहब जो है वो उस प्रेशर के सामने ढेर हो गए, सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए, एक तो मैंने मिड मैच में भी बोला था कि आज दिन था कि सरफराज को थोड़ा ऊपर आना चाहिए था, कंडीशंस को रीड करते हुए, अपोजिशन को रीड करते हुए, और स्पिन बॉलिंग का बेस्ट बैट्समैन आपके पास जो अंदर है, दैट इज सरफराज अहमद। तो मैं भी इसको 3 नंबर 4 नंबर पे आना चाहिए था, खुद प्रमोट करना चाहिए था अपने आप को। लेकिन उसके बाद जहाँ पे वो आए, मैच उनके हाथ में था और मुझे यही लग रहा था कि आज सरफराज ही मैच जिताएगा हमें। लेकिन वो जिस तरीके से रन आउट हुआ, अगेन वो प्रेशर वाली बात आपकी आ जाती है, क्योंकि आपने अपनी फिटनेस देखनी है, आपने अपनी टेक्निक देखनी है कि आपको मुड़ना भी आता है कि नहीं आता। आपने मुड़ने में इतना टाइम जाया कर दिया, उसके बाद आपकी फिटनेस इतनी नहीं है कि आप वहां पहुंचे। जो डाइव मारी आपने, आपको मारनी नहीं आती, तो ये और वो अननेसेसरी रन था, वहां पे दूसरा रन था ही नहीं। तो वो पे जॉन्टी रोड्स भाग रहा होता ना, आपके तैयार ये आराम से 2 ले जाएगा। इमाद वसीम उसके साथ था, दूसरे एंड पे थ्रो होती तो उसने आउट हो जाना था। दोनों की फिटनेस ऐसी नहीं है कि वो हाथ में से तुक्का ले जाए किसी के, तो ये चीजें देखनी होती हैं। लेकिन देखिए, पहले एक होता था ना, जावेद भाई भी आपको यही बताएंगे कि जब आपके हल्के मैचेस आते थे ना, तो प्लेयर्स सारे खुश हो जाते थे कि आज परफॉर्मेंस का दिन है, आज हमें एवरेज अच्छी करनी है, हमने अपनी 50 करनी है, अपनी सेंचुरी करनी है। तो वो तो डिफरेंट प्रेशर होता था कि सारे कहते थे यार आज नीचे हमारी बैटिंग ही नहीं आएगी क्योंकि ऊपर वालों ने आउट नहीं होना है। तो ये लड़के प्रेशर बहुत ज्यादा ले रहे हैं। आई डोंट नो, कोई मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादा प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर, या फिर इनकी टेक्निक जो है या इनकी जो मेथड है वो इनको बैक नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन आपका और जावेद मियांदाद साहब आपका। बिल्कुल यकीनी तौर पर आज जो सेलिब्रेशन है वो इस चीज़ की होनी चाहिए थी। हमने एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर टीम को, लेकिन हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने रो रो के बिलाखिर मैच आज का जीत लिया। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सियासी मैच की, जो कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। सिलेक्टेड वजीर आजम, ये मैं एक्सपंज करता हूँ। किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके ऊपर वो आदमी जाके बैठ जाता है जिसके ऊपर अरबों रुपए का चार्जेस है। वेलकम बैक द शो। अब बात हो जाए क्रिकेट के मैच की तो हमने बात कर ली, अब अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान में जारी सियासी मैच की बात कर लें, जहां आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुलकर धुआंधार बैटिंग की, यानी तकरीर की पार्लियामेंट में, और जो फील्डर्स हैं यानी अपोजिशन मौजूद नहीं थी वो वॉकआउट कर चुके थे और खुला मैदान मिला खान साहब को, जहाँ उन्होंने काफ़ी जारहाना आज स्पीच की और अपोजिशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और खान साहब ने तो डॉलर के जो रेट है रुपए के मुकाबले में बढ़ने का इल्ज़ाम भी, जिम्मेदारी भी अपोजिशन पर डाल दी, अपोजिशन की जमातों पर डाल दी। और इसके साथ साथ विकेटें गिरने की हम बात करें तो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने पिछले हफ्ते हमारे शो में एक दावा किया था कि तहरीक इंसाफ के 15 के करीब पार्लियामेंटेरियन नून लीग के साथ राब्ते में हैं, लेकिन आज जो खबरें आई वो उसके दावे के बरक्स थी। और ख़बरें ये हैं कि नून लीग के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने इमरान खान साहब से बनीगाला में मुलाकात की है, यानी विकेटें नून लीग की गिर रही हैं, जो दावा था उनका पीटीआई की गिर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही साथ चेयरमैन सेनेट के मामले पर
जरदारी साहब जो है वो कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। कभी बात होती है कि हटा देंगे, कभी बात होती है कि अभी हम सोच रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अपोजिशन ने आगे हिकमत अमली अपनी बढ़ाते हुए मुश्तरका हिकमत अमली जो पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी थी इंतखाबात की धांधली की तहकीकात के लिए, उस कमेटी से अपोजिशन के तमाम मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए, यानी कि वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहेंगे। चूंकि अपोजिशन का यह मानना है कि हुकूमत इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए संजीदा नहीं है, इसीलिए अब तक TORs भी नहीं बन सके। और प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला भी आज इमरान खान साहब ने अपने खिताब के दौरान फिर से छेड़ दिया। और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर भी आज इमरान खान साहब ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया कि वो उन्हें सिलेक्टेड कहते हैं जो खुद सेलेक्ट होकर आते रहे। बाहर के ममालिक की मदद उन्हें दरकार होती रही इक़्तिदार में आने के लिए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में अली अवान साहब, वज़ीर के मामले खसूसी है, पहले शोबे में हमारे साथ मौजूद है, पहले सेगमेंट में भी नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज अगर हम बात करें खान साहब के खिताब की, तो खान साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब, ये डॉलर का रुपए के मुकाबले में कदर बढ़ने का इल्ज़ाम भी सारा अपोजिशन पर डाल दिया। अब हर मामला आप उन पर डालते जा रहे हैं, कुछ अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। नहीं, आपके सामने सिचुएशन है, हम तो शुरू दिन से ये कह रहे हैं, हम तो ये बिल्कुल नहीं कह रहे। देखें मसाइल है, रुपया तो डिवैल्यू आप कर रहे हैं ना, ये तो आपने एग्री किया हुआ है IMF के एग्रीमेंट के अंदर जाके। मैं बात कर लूँ इसका, आप अगर फिर मैं शुरू होगा तो पुरानी बात, मैं इसलिए ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस मुल्क पे $24,000 24,000 अरब और 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट हो, 36 अरब डॉलर का आपका ट्रेड डेफिसिट हो, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं कि 2 हफ्ते का आपके पास बैंक रिजर्व मौजूद नहीं है। और जो लोग हुकूमत करके गए हैं वो कह रहे हैं फ़ौरन IMF के पास जा रहे हैं, और एक तरफ वो कह रहे हैं हम ग्रोथ इतनी ले गए थे 5.2% पे और यहाँ शहद की नहरें बह रही थी। तो व्हाट अदर चॉइसेस यू हैव? जस्ट टेल मी वन थिंग कि आपने इस मुल्क को इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है कि नहीं ले आना? आपने SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की तरफ लेके जाना है कि नहीं जाना? देखिए आपके पास डॉलर नहीं है। अगर स्टेट बैंक जुबैर साहब की गवर्नमेंट रही है, अगर स्टेट बैंक को इस काबिल कर देते कि वो डॉलर छापने लग जाता तो वाकई बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं, बिल्कुल हमें ज़रूरत नहीं थी। जब आपकी जिस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट 36 अरब डॉलर हो, जिसका आप देखिए पिछले 5 साल में प्राइवेट बैंक्स ने होल्ड कर लिया, वो ले गए सारा। इसलिए आपके रिजर्व जो है 7 बिलियन। मैं और बात करूं, मेरी बात कंप्लीट कर ले, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, मैं जवाब दूंगा समर। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जिस मुल्क की पिछले 5 साल एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय $1.5 अरब कम हो जाए, जिस मुल्क की इंपोर्ट $60 अरब पे चली जाए, आपको इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दिया जाए, अमीर को सब्सिडाइज किया जाए गरीब की बेस पे, तो ये तो मसाइल हमें सामने आने हैं। पर असल चीज ये है कि आपने उसकी सिमत का तयन करना है कि नहीं करना। आपने अगले जो 4 साल आपके हैं उसमें इसका तयन करना है कि नहीं। तयन क्या है? तयन ये है कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, आपने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को ठीक करना है, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है। आपने देखें, अगर ये हम देखें, कब तक अपोजिशन पे डालते रहेंगे रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर? आप मुझे ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 40 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, जिस लोगों ने 24,000 अरब रुपया कर्जा छोड़ के गए, आप चाहते हैं हम भूल जाए उनको? और हम ये देखिए पिक्चर ना क्या है, आपको दिखाना ये है कि शुरू से हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि इस मुल्क का वजीर आजम अपना इलाज 28 करोड़ रुपए देकर टैक्स पेयर का बाहर से कराए, और आप लोगों को अपने इस मुल्क में ऐसा अस्पताल ना दें जहां वो जाके अपना इलाज करा सके। नहीं चीजें चलती। मैं जरा आपको पहले सुनवा भी देता हूं खान साहब ने क्या एग्जैक्टली कहा था आज डॉलर से मुतल्लिक, फिर आपसे इस पे तबसरा लेते हैं। उससे कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर? जिम्मेदार तो ये लोग हैं कि यहां से पैसा बाहर लेके जा। ये आज तक कोई ज़ेन मानता है कि आप तारीखी खसारा छोड़ के जाएं और आप दूसरों से पूछें जो आके संभाल रहे हैं, उन्हें कहें जी आप जवाब दें। जी मोहम्मद जुबैर साहब, आप कैसे पूछ सकते हैं जब खान साहब के बकौल ये डॉलर रुपया डिवैल्यू होने के जिम्मेदार तो असल आप हैं? अब मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, ये मुझे नहीं पता PTI के कौन सा अली अवान साहब है जी, ठीक है। अब मैं इनकी देखे ना, बात ये है कि अभी हम जुलाई या अगस्त 2018 में नहीं बैठे, जून का एंड है 2019 का, और इन्हीं की हुकूमत की मैं प्रोग्रेस लेके जाता हूँ। असद उमर साहब इनके बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर थे। अप्रैल के मिडल में इस साल, आज से 2 महीने पहले, उन्होंने ये कहा, जिस वक्त रेट था 138-139, उस वक्त उन्होंने ये, मैं सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ कि एक्सचेंज रेट कैसे बुटी वैल्यू, उन्होंने ये कहा 3 दफा 3 डिफरेंट फोरम्स में कि इक्विलिब्रियम रीच कर लिया है, जितनी डिवैल्यूएशन होनी थी
हो गई है। इस वक्त रुपी हैज फाउंड इट्स नेचुरल लेवल विद द मार्केट वैल्यू जो थी, ठीक है ना, उसके बाद से 24 रुपए बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो कमजोरी इनकी है, हमारी नहीं है प्रेडिक्शन की। दूसरी बात ये, इमरान खान ने जिस दिन लास्ट ईयर सितंबर में 11-12 रुपए, यानी 139 140 तक की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वहां से आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई पे है। मतलब मैं तो खुद ये मैं सिर्फ आपको इनको याद दिला रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ये कह रहे हैं ना तारीखी हम छोड़ के गए, हमारा तो जो छोड़ के गए वो छोड़ के गए। मैं तो इनकी आपकी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन, सितंबर में बजट दिया था, सितंबर में बजट पीटीआई ने कहा कि हम 5.1% डेफिसिट करेंगे, पीटीआई ने कहा, हमने नहीं कहा। तमाम इनके पास चीजें थी, अखराजात का भी, रेवेन्यू का भी। आप रेवेन्यू की जो प्रेडिक्शन की थी, वर्स्ट रेवेन्यू ग्रोथ है 21 साल में, आपने तो नहीं सितंबर में ये कहा था कि हम वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंगे। आपने जनवरी में दोबारा सप्लीमेंट्री बजट किया, उस पर भी वो मेंटेन किया। एंड कहाँ कर रहे हैं? 8% पर डेफिसिट पर। तो वो उससे यार पीएमएलएन का मुझे सिर्फ ये बता देंगे क्या है। दूसरी बात ये, स्टेट बैंक के गवर्नर इन्होंने चूज किए, इन्होंने चेंज किए, इन्होंने लगाए अभी आज से 2 महीने पहले, बिल्कुल 2 हफ्ते पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 157 पर, और उन्होंने कहा कि जी यहां से नहीं जाएगा। उसके बाद 165 तक गया। बात ये नहीं है फ्लोट नहीं होगा, मार्केट डिटरमाइंड होगा। बिल्कुल क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। असद उमर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन करें कि ये चीनी की जो हुई है ऊपर नीचे जो हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करें, प्राइम मिनिस्टर करें ना। उसका पीएमएलएन से क्या ताल्लुक है भाई? हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, मैं सिर्फ आता हूं दोबारा सर, रिस्पांसिबिलिटी, मैं सिर्फ दोबारा तो नफीसा शाह साहब, दैट यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप, और दूसरी बात लास्ट में बात कर, अगर आपने कुछ नहीं करना था तो फिर जुलाई 2018 का अपना इकोनॉमिक प्लान उठा के देखें कि आपने क्या फिस्कल डेफिसिट प्रपोज किया था, आपने क्या ग्रोथ प्रपोज की थी, आपने क्या डेफिसिट प्रपोज किया था। तो आप तो कुछ भी नहीं बता रहे थे। ठीक, नफीसा शाह साहिबा आप पार्लियामेंट में आज मौजूद भी थी, और वैसे तो हम बड़े दावे देखते हैं, लेकिन आज खान साहब को तकरीर के लिए हमने देखा खुला मैदान अपोजिशन ने दे दिया, आप सारे लोग बाहर चले गए, तो ये कोई फिक्स पैक तो नहीं था कहीं? देखिए, ये बिल्कुल फिक्स्ड बजट था, आईएमएफ का बजट था ये, और ये रिग्ड बजट था। खुला मैदान तो क्या फिर अगर खुले मैदान में वो बोल रहे हैं, ऑपोजिशन नहीं है, तो ये अपने आप से बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ही शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि अगर मैच अगर हो रही है और आगे कोई खिलाड़ी नहीं है उनको कन्फ्रंट करने के लिए, दूसरी टीम ही नहीं है, तो बैठकर आसमान में और हवाओं में बात करना और अपने ही लोगों से बात करना कितनी पड़ गया। दिस इज देयर फेलियर, दिस इज देयर फेलियर। इन्होंने प्रोवोक किया ऑपोजिशन को। इनके जो स्पीकर हैं, अनफॉर्चुनेटली आई विल से इनके स्पीकर हैं, पहले मैं ये नहीं कहती थी, अब मैं कहूँगी, क्योंकि ये जानिबदारी है दिखाई उन्होंने, स्पीकर ने, इनकी चेयरपर्सन ने जानिबदारी दिखाई, और उनकी वजह से हमने वॉकआउट किया। जैसे ही हमने वॉकआउट किया और बॉयकॉट किया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आके बैठे। तो वो फैसला आपका गलत नहीं था, आपने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी मैदान खुला छोड़ दिया और आपने गवर्नमेंट को मैदान खुला दे दिया। उन्होंने आपके चेयरमैन के खिलाफ रेजोल्यूशन भी असेंबली के अंदर पास कर दी, रेजोल्यूशन भी आगे आपके चेयरमैन के खिलाफ मैदान आपने खुला छोड़ा। मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत या ट्रेजरी बेंचेस का फेलियर है, क्योंकि जो बजट इन्होंने दिया है उसके बाद महंगाई की सुनामी आने वाली है। अभी से ही लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि ये जब इनसे मसाइल का हल पूछें तो ये उल्टा हमें कोस देते हैं, और अपनी जो इनकी नाकिस कारकर्दगी है, 10 माह की बताएं ना हमें कारकर्दगी, वो 10 माह की कारकर्दगी में नहीं, मासिवा इसके कि 500 अरब रुपए का इनका खसारा था टैक्स कलेक्शन टारगेट में, 5 खरब का इन्होंने नया लिया है कर्जा, वो तो बताते नहीं है। एक डेवलपमेंट स्कीम को बता दें कि कोई उन्होंने शुरू की हो, एक उनकी विजन कोई ऐसी उन्होंने शुरू की है, उनके पास वो कुछ नहीं है। जहाँ तक रेजोल्यूशन की बात है, ये देखें बहुत अफसोसनाक बात है, और ये हैरत है कि वो जमात जो कंटेनर पर 120 दिन बैठी रही और हर पार्लियामेंट्री इदारे, रियासत के इदारे को उन्होंने गालियां दी, अटैक किया, पीटीवी पर अटैक किया। आई थिंक अटैक ऑन पीटीवी इज ट्रीजन। और फिर उन्होंने पार्लियामेंट के लिए अज़ाइम इनके बुरे थे, फिर उन्होंने पार्लियामेंट को अवाम के आगे उसके ऊपर लानत पेश की। तो पहले जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास की है, पहले तो वो माफ़ी मांगे, कौम से माफ़ी मांगे,
पार्लियामेंट से माफी मांगे और स्पीकर साहब अगर गैर जानिबदार हैं तो अगर गवर्नमेंट माफी मांग लेती है पहले, तो फिर बिलावल साहब भी माफी मांगेंगे आके जो रेजोल्यूशन डिमांड कर रही है। तो पहले माफी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिलेक्टेड लफ्ज कहा है, उसमें क्या मसला है? नहीं, वो स्पीकर को वो कहते हैं स्पीकर की आपने तौहीन की है। अब जरा पार्लियामेंट का आप एहतराम करते हैं, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, वहां पे एक करारदाद पास हो गई है, तो आपको तो उस पर फिर अमल दरामद करना चाहिए, आके माफी मांगनी चाहिए। लेकिन आप देखें, ये वन साइडेड करारदाद की वैल्यू क्या है? ये वो रिग्ड करारदाद है, हम नहीं मानते इसको। तो आप लोग जैसे हमने सिलेक्टेड रूलिंग देखिए, स्पीकर अगर ऐसे बिहेव करेंगे और जानिबदार रहेंगे तो ना उनकी रूलिंग की कोई वैल्यू होगी, ना उनकी ऐसी लाख करारदादें कर दे कोई वैल्यू नहीं होगी। जमहूरियत सिर्फ सिलेक्टेड तो नहीं कहा था उन्होंने, काफी कुछ कहा था। मैं जरा सुना देता हूं आपको, हम ही बैटिंग जरा सुना देता हूं आपको स्पीकर ने एग्जैक्टली क्या कहा था। जरा बिलावल साहब ने स्पीकर के बारे में क्या कहा था, जरा सुना देते हैं एग्जैक्टली क्या कहा था। जरा काफी कुछ कहा था। असेंबली स्पीकर को कंडेम करना चाहता हूं, जिस तरीके से ये पाकिस्तान तरीके से ये हाउस चला रहा है। ज़िया-उल हक का स्पीकर भी ज्यादा गैर जानिबदार था, मुशर्रफ का स्पीकर भी ज्यादा अनबायस था। ये तो ऐसे चलता है जैसे ये हुकूमती बेंचेस का नौकर है। ये झूठा स्पीकर, ये सिलेक्टेड स्पीकर ने कौम से झूठ बोला। झूठा स्पीकर, हुकूमती बेंचेस का नौकर स्पीकर। नफीसा साहिबा, माफी का जो अब ज़ाहिर रेजोल्यूशन तो पास हो चुकी है, जैसे थी वन साइडेड थी, तो फिर आप कह रहे हैं कि अगर हुकूमत अपने जो तहरीक इंसाफ का पहले का रवैया था उस पर माफी मांगते तो फिर बिलावल साहब माफी मांगेंगे, मशरूत आप कह रही हैं इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि इसमें गैर पार्लियामेंट्री लफ्ज कौन सा है? गैर पार्लियामेंट्री कौन सा लफ्ज है? कौन सा लफ्ज है? वो स्पीकर को झूठा कह रहे हैं, हुकूमत का नौकर कह रहे हैं। ये तो झूठ, देखें, गैर ये नहीं कहा, गैर पार्लियामानी की बात नहीं है यहाँ पे ना। वो तो आप प्लीज वॉच इट। उन्होंने कहा जैसे, देयर इज अ लफ्ज जैसे, लाइक ही डिड नॉट से ही इज अ सर्वेंट। और हम लोग ये नहीं कहना चाह रहे कि वो हैं, लेकिन अगर वो गैर जानिबदार होंगे तो वो कंट्रोवर्शियल स्पीकर होंगे। देखें, लास्ट 2 पार्लियामेंट स्पीकर्स देख लें, पिछला स्पीकर देख लें और उस स्पीकर के बारे में इन्होंने तो पार्लियामेंट में बैठकर उसको झूठा कहते थे। उसकी रेजिग्नेशन उन्होंने डिमांड की थी, उसने तो कभी ऐसी बात इनके खिलाफ नहीं की। लेकिन पहले जो इनके रवैये, थप्पड़े, गालियां, लानतें, अली नवाज साहब का जवाब ले लेते हैं इस पे जरा। फिर हम इनकी बात सुने। अभी तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। अली नवाज साहब, अब मामला यह है कि जो आप आज रेजोल्यूशन जो पास हुई उसकी वर्डिंग यही थी कि बिलावल साहब ने अटैक किया है स्पीकर पे और वो माफ़ी मांगें। तो जो अटैक, फिज़िकल अटैक होते रहे, पार्लियामेंट के गेट पे हुआ और इसके साथ साथ जो अल्फाज इस्तेमाल होते रहे, फिर उस पर पहले तहरीक इंसाफ भी आके माजरत करेगी, माफ़ी मांगेगी और फिर आप बिलावल साहब से कहें, तकाजा करें, डिमांड उनकी जाए, वज़ीर आज़म खुद करें, मिनिस्टर इमरान खान खुद करें, आरिफ अलवी आके माफ़ी मांगे, आरिफ अलवी माफ़ी मांगे, PTV पे हमले की माफ़ी मांगे, सदर मांगे, वजीर मांगे, काबीना मांगे। ठीक है, चले, बहुत अच्छी बात। अली नवाज अच्छा, मैं एक बात, जुबैर भाई की बात कर रहा, जुबैर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। और जुबैर साहब बिल्कुल पास्ट, मेरे ख्याल, आई डोंट नो, शायद वो गवर्नर बन गए थे इसलिए उनको उधर से वो हट गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। प्राइवेटाइजेशन कमीशन सारी की सारी पाकिस्तान की जितनी भी स्टेट एंटिटीज़ लॉस में जो 1150 अरब रुपए थी, उनको ये प्राइवेटाइज करके चले गए थे, इसलिए शायद ये भूल गए। दूसरा ये देखिए, अभी उनका फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट हुआ है, बट मैं इनको एक चीज़ याद करा देता हूँ, ये हमें कोई सरप्लस बजट छोड़ के खसारा बजट नहीं देके गए थे। आपको पता है जब इनकी गवर्नमेंट गई थी 2.37 ट्रिलियन रुपीस का आपका फिजिकल डेफिसिट था। इन्होंने ही बजट, माशाल्लाह, जमहूरियत के पीछे तो इस तरह छुपते हैं जैसे बच्चे दरख्त के पीछे छुपते हैं। इन्होंने जो आपको 6 बजट देके गए हैं और जो टारगेट्स थे ये खुद देके गए थे। हाँ। और जो इनकी दवा था वो 6.4% आपका जो डेफिसिट टू GDP था। अब मुझे बात बताएं कि इन्होंने कहा बहुत जबरदस्त था, पिछले 10 सालों में से 8 साल आपका फिजिकल डेफिसिट रहा है, आपका बजट डेफिसिट में पेश होता रहा है। जो लास्ट ईयर ये गए हैं उसमें 120 अरब रुपए के एमएनएसटी के जो पैसे हैं वो निकाल दें तो ये लोग
ट्रिलियन रुपए का डेफिसिट छोड़ के गए थे। फिर मैंने अब इन्होंने बात की है जरा, नहीं अब मुझे इस साल में बहुत जबरदस्त बात की जुबैर भाई, शायद भूल जाते हैं कि 14 अरब डॉलर के हमने सिर्फ कमर्शियल लोन्स लिए हैं, 25 अरब डॉलर हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके फेंके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब अगर इन्हीं के अगर वजीर खजाना थे, उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाईजान जो 7 साल जिस तरह 4 साल इन्होंने मुल्क चलाया है, जिस तरह इन्होंने ओवर वैल्यूड रखा पाकिस्तानी रुपीस को, बड़ी ज्यादती की है, इसमें डिवैल्यूएशन होनी चाहिए। और उन्होंने फिर आगे डिवैल्यूएशन की 117 पर 123 रुपए पे गया। तो ये जो बातें करते हैं ना, ये भूल जाते हैं पास में। और मैं किरादात पे बहुत सारी बातें हैं। नफीसा शाह साहब पे आता हूँ। देखिए बड़ी जबरदस्त बात की नफीसा, हमारी बड़ी ऑनरेरी पार्लियामेंटेरियन है, ये हमसे हिसाब मांग रही 10 महीने का। 11 साल से सिंध में बैठी हुई है, 11 साल से। अगर हम इनसे हिसाब मांगते हैं ना, कहते हैं आप 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आपके थर में लाड़काना में 600 बच्चों को एड्स हो गई, आप बताएं क्यों हुई और क्या मसला है? क्योंकि माँ बाप को भी एड्स नहीं है। आपका किस तरह का हेल्थ सिस्टम है? आप सदारती निजाम लाना चाहते हैं। तो हम कहते हैं वो तो फैसलाबाद के अंदर भी है जहां आपकी गवर्नमेंट है। ये तो मैं जवाब देता हूँ, पहले इनका तो दे लेने देना। समझ आई नो मैं बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, इनसे आपने जवाब मिला 11 साल से। हम इनसे बात करते हैं कि आप हारी की, आप कहते हैं हारी की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है। उस हारी की 2 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई, इनको कोई पता नहीं है। फिर ये कहते हैं उस हारी के जो ज्यूट बैग्स होते हैं वो चोरी हो गए, 20 अरब रुपए का नुकसान होता है। डॉलर का जा रहा है आपके दौर में, डॉलर का जा रहा है वो आपके दौर में। कहते हैं सिंध कहता है, सिंध चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 1 रुपया जो डेवलपमेंट का है सिंध में नहीं लगता। सिंध वो सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन है। अभी एक रिपोर्ट आई है, अगर आप दिखा सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं। सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन सिंध में है, अंडरवेट बच्चे जहां पैदा होते हैं सबसे ज्यादा सिंध में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी सिंध में है, और सबसे ज्यादा जो आप कहते हैं ना कि पहले ये सिंध वो है जिसमें बाशऊर लोग रहते हैं। मैं सिंध में रहा हूं 13 साल और बड़े जबरदस्त आपने हशर क्या कर दिया है। और जो इन्होंने बात की सिलेक्टेड, वो भी आप सिलेक्टेड पे आ जाते हैं। अब सिलेक्टेड पे आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, इनका राइट है जी, बाहर आके सिलेक्टेड के हैं, जो मर्जी के हैं, हमारा जो मर्जी है हम भी के। देखिए इस सियासत में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, सिलेक्टेड भी होते हैं लोग, इलेक्टेड भी होते हैं, इन्फेक्टेड भी होते हैं, डिफेक्टेड भी होते हैं। एक नई टर्मिनोलॉजी भी लेके आए ये लोग, ये 2 पार्टीज है ना, एक और नई टर्मिनोलॉजी, ये इनहेरिटेड भी होते हैं। इनका मसला ये है कि खान साहब ने तो 22 साल स्ट्रगल की ना, अब इनकी पीपल्स पार्टी के हम निकाल लेते हैं। भुट्टो साहब आए, वो लैंड किए, नहीं अब मैं बताता हूँ ना जी सिलेक्टेड होता क्या है। आए लैंड किए सिकंदर मिर्जा कॉमर्स मिनिस्टर, आगे बढ़े वो छुरा मारा, आगे गए अयूब खान की कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी जनरल, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, शिमला माहिदा खत्म, 1 साल की ऑपोजिशन देखी, याह्या खान के साथ मिले, उसके बाद जो किया उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद इलेक्शन, नहीं मैं आपको बताता जाता हूं, उसके बाद इलेक्शंस, उसके बाद भुट्टो साहब आते हैं, 7 साल रहते हैं। इस मुल्क में जमहूरी निजाम में धांधली लाने वाले भुट्टो साहब थे। अगर आपको याद हो, आपकी 9 जमातें 11 जमातें मिलकर कह रही थी 35 हल्के खोलो, 35 हल्कों में आपने धांधली की है फ्यूडल माइंडसेट के साथ कि मैंने इधर किसी और बंदे को अपने खिलाफ खड़े नहीं होने देना। वो धांधली आज की जो धांधली आपका धांधली के खिलाफ स्टैंड है ना, तो पार्लियामानी कमेटी जो है समर भाई अपोजिशन इस्तीफे दे गई है। वो कह रहे हैं आप धांधली की तहकीकात नहीं कर रहे, आपने 4 हल्कों की तहकीकात के लिए आपने धरना दिया था। मैं उसका भी जवाब देता हूं, मैं उसका भी समर भाई उसका भी जवाब मिलता है। पार्लियामानी कमेटी के टीओआर नहीं बना पा रहे, जवाब देना था। आप तीसरे नंबर पे हैं, पहले पे नफीसा शाह साहब, अब दूसरे पे मोहम्मद जुबैर है, तीसरे पे आप हैं। अब आ जाते हैं नून लीग पे, मतलब वो भी सिलेक्टेड कहते हैं। नवाज शरीफ साहब, जफर अली शाह साहब इस शहर में रहते हैं, उनसे पूछें 1978 में तरीके इस्तकलाल का टिकट लेने गए, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो काउंसलर का इलेक्शन लड़े, हार गए। उस बंदे को आपने क्या किया, आपने उसको वजीर खजाना बनाया। उस बंदे को 2 दफा एक मिनट 2 दफा, उसके बाद 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे वो इस मुल्क के। जतोई साहब, सॉरी जुनेजो साहब, सबसे अगर कहें ना बड़े नफीस आदमी, बड़े जबरदस्त आदमी, वो जहाज से उतरे ना, वो जहाज से उतरे
तो ज़ियाउल हक साहब ने उनकी असेंबली तोड़ दी, पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने दोबारा शेरवानी पहनी हुई थी नवाज शरीफ साहब ने। ठीक है, चलें। तो ये लोग हैं सिलेक्टेड। अब भाई हम कहते हैं टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन आज स्पीकर ने जब प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्टेड कहा तो स्पीकर ने हज़फ नहीं किया। जब अपोजिशन का कोई बंदा सिलेक्टेड होता था तो वो हज़फ होता था, तो अगर रूल था तो प्राइम मिनिस्टर ने जब सिलेक्टेड करा था तब भी हज़फ होना चाहिए। एक और बड़ी आम चीज है, हम भी करेंगे, मोहम्मद जुबैर साहब 200 दफा के हम लोगों के सामने हकाइक लेके आए। मोहम्मद जुबैर साहब, अब जो मामला है शायद हक्कान अब्बासी साहब ने 2 हफ्ते पहले एक दावा किया था हमारे शो में आके कि प्लीज जी सर मुझे भी तो बोलने दे। मुझे सर आपकी तरफ ही आ रहा हूं मैं। ओ भाई आ नहीं रहे, मैंने क्लैरिफाई करना है, मैंने अली से ही क्लैरिफाई। चले आप कर लें अली से। और प्लीज अली आप इसी चीज का जवाब दीजिएगा, मुझे 1952 की हिस्ट्री ना बताएं। मैंने ये कहा था कि सितंबर में आपने बजट दिया था, और प्लीज इस कौम के सामने सच बोलें कि आपके पास आपने चेंज भी किए थे एदाफ, आपने टैक्स रेवेन्यू चेंज किया था, जो मिफ्ता ने दिया था आपने चेंज किया था, आपने एक्सपेंडिचर के नंबर चेंज किए थे, और ये लॉ के हिसाब से ठीक है। सुन तो लें यार, पहले मेरा सवाल सुन लें। आपने एदाफ दिए थे और आपने ये कहा था कि 5.1% डेफिसिट होगा, हमने नहीं कहा था, आपने कहा था। तो जब, और आपने कहा था कि डॉलर 140 सही इक्विलिब्रियम है, हमने नहीं कहा था। तो आप कम से कम सिर्फ उस चीज का जवाब दे दें मुझे कि जब आपने ये कहा था और फिर आपने जनवरी में फिर एदाफ दिए और थोड़े बहुत आपने चेंज किए, लेकिन आपने जनरली वही रहने दिए, वो एदाफ आपने क्यों नहीं अचीव किए? वो फिस्कल डेफिसिट क्यों नहीं किया? वो रेवेन्यू क्यों नहीं किया? वो एक्सचेंज रेट क्यों नहीं मेंटेन किया जो अप्रैल के मिडल में आपने कहा था? अब आप उसका पीएमएलएन से। और दूसरी बात ये, और प्लीज स्टॉप लेक्चरिंग अस अबाउट कि क्या होना चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ हमने नहीं कहा आप रोके, 0.8% आपकी थी। आपके आने के बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव हुई है। आपके आने के बाद आप एक्सपोर्ट का आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक्सपोर्ट आप डिवैल्यू पे डिवैल्यू कर करके, और एक्सपोर्ट नेगेटिव है। लास्ट ईयर ऑफ पीएमएलएन 13% ग्रोथ थी। तो आप इन्हीं चीजों को फैक्ट्स ही रहने दिया करें। अच्छा, इसी बात पे मुझे बता दें, आप जो छोड़ के गई, जो पीपल्स पार्टी एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी, आप क्या नंबर्स देके गए थे? सिर्फ ये बात बता दें। आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम। यार छोड़ देना, अभी आपने मुझे काउंट कराया है, अभी आपने मुझे काउंट कराया ना कि आपकी 150% थी लास्ट ईयर। तो मुझे बता दें, आपके जो नंबर थे $25 अरब पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, आप किस नंबर पे छोड़ के गए थे? किया था। इस वक्त आपकी हुकूमत है, नहीं है? आप जो आप हैं नहीं है। सर हम भी जवाब दें, हम जवाब देंगे और आपसे भी जवाब मांगेंगे। ब्रेक ले लेते हैं, ये नहीं हो सकता आपसे जवाब ना मांगे। आपको वैसे जाने दें, ये नहीं हो सकता। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। और अब अपोजिशन बढ़ रही है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की तरफ। उनका अगला हदफ है, पहला हदफ तो कामयाब नहीं हो सके थे, पहले जो टारगेट सेट किया गया था कि बजट को पास होने से रोकना है, दूसरा हदफ है चेयरमैन सेनेट की तब्दीली। उसमें अपोजिशन कामयाब हो पाती है या नहीं? इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो जाहिर है जोड़ तोड़ काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, चूँकि गवर्नमेंट के नंबर्स कम है सेनेट के अंदर, अपोजिशन के पास अरकान की तादाद ज़्यादा है। लेकिन आज एक खबर बड़ी दिलचस्प आई है बनीगाला से, वो यह है कि बनीगाला में नून लीग के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने खान साहब से मुलाकात की है। मुतज़ाद फिगर आ रहा है, 15 के करीब तादाद रिपोर्ट हुई है कि 15 के करीब अरकान आज मिले हैं खान साहब से। और पिछले हफ्ते ही, बल्कि 2 हफ्ते पहले शायद हक्कान अब्बासी साहब ने हमारे शो में एक दावा किया था कि नून लीग के साथ तहरीक इंसाफ के कुछ 15 के करीब अरकान राब्ते में है, लेकिन ये काम तो उल्टा हो गया। जरा आपको सुना देते शायद हक्कान अब्बासी साहब ने दावा क्या किया था, फिर इस पर बात करते हैं। लोग हमसे खुद रब्ता कर रहे हैं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। पीटीआई के कितने लोग रब्ता कर रहे हैं? पीटीआई के मैं 15-16 लोग हैं जी, 15-16 लोग रब्ता कर रहे हैं तहरीके इंसाफ के नून लीग के साथ। लेकिन आज हमने जो खबर देखी वो ये था कि खान साहब से मिले जाकर नून लीग के कुछ लोग, तो ये चेयरमैन सेनेट कैसे तब्दील करेंगे? अपने लोग इधर उधर होना शुरू हो गए। तो नफीसा साहबा, ये कैसे होगा मामला? देखिए, ये जो चीनी की प्राइस बढ़ी है और जो डॉलर उड़ान कर रहा है, इसमें यकीनन इनके एटीएम्स इर्द गिर्द इनका जो माफियाज़ हैं जिनको ये एमनेस्टी देने जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया होगा? और ये पैसा कहाँ खर्च होगा? ये कहाँ पैसा खर्च होगा? आप इनसे पूछें
कि जब इनके पास नंबर्स नहीं थे, इलेक्शन के फ़ौरन बाद जेट तरीन जो है वो क्या लेके फिर रहे थे और कैसे इंडिपेंडेंस ने इनको ज्वाइन किया, इसके ऊपर भी एक तहकीक कर लें। अगर ये लोग मिले हैं मुझे नहीं पता, ये PMLN वजाहत करेगी, लेकिन इस वक्त जो जोड़ तोड़ है वो अगर ये करेंगे और अपोजिशन के मेंबर्स को इधर उधर करेंगे तो फिर यही चीनी वाले और यही डॉलर वाले इल्ज़ामात इनको लगेंगे और इनका ये जो करप्शन का मंत्रा है ना, ये तो आप पीपल्स पार्टी का बता दें, क्या पीपल्स पार्टी के लोगों से भी रब्ता किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज गुजर खान में जलसे से खिताब के दौरान ये दावा किया है कि ये किस तरह का एहतसाब, उन्होंने सवाल उठाया एक ऐसा एहतसाब है कि या जेल जाओ या तहरीक इंसाफ में चले जाओ, तो इस तरह का कोई मुतालबा या फिर अप्रोच पीपल्स पार्टी के अरकान को भी की जा रही? देखिए, ये जब डेस्परेट होंगे तो यकीनन ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की टीम मुनज़्ज़म है और इनफैक्ट ये अपनी खैर मनाएं। जरदारी साहब ने तो कहा है कि हमारा भी एक सेनेटर जा सकता है हुकूमत की तरफ। इनसे पूछें, आप इनफॉर्मली इनके MNAs से पूछें कि ये अब तो बजट रिसेशन में हुआ है ना, इनके कितने लोग अपने हल्के में जा पाएंगे जब आप 600% इनसे मे भी एग्जैजरेट, मैंने चले 100% किया है, 500% गैस की कीमत में इजाफा, 500%। पूछे इनसे, 5 रुपए अगर नून लीग के टाइम में 15 रुपए फी यूनिट था बिजली का बिल, तो आज 19, 20, 22 रुपए यूनिट का बिल। कौन सी इंडस्ट्री चलेगी? कौन सा जो मेहनत कश है वो उसे अपने बिल पे करेगा या अपने बच्चों की? खान साहब तो कह रहे हैं कि 60s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन वो करने जा रहे हैं, आज उन्होंने दावा किया असेंबली में अपने खिताब के दौरान। देखिए खान साहब इसीलिए या तो टीवी में बात करते हैं, टीवी के वो जो कैमरा होता है उसमें बात करते हैं, या जब अपोजिशन में नहीं होती तो अपने आप से अपने मेंबरों से बात करते हैं। तो खान साहब की इस वक्त बात को इसलिए कोई सीरियसली नहीं लेगा कि आपने खुर्शीद शाह की जब खिताब देखा होगा तो उन्होंने 12 ऐसे नुकात गिनवाए जिस पे उन्होंने यू टर्न किए। हमने उनको जवाब भी दिया जिन्होंने ये कहा कि एक एक तकरीर उनकी दोहराई कि जी हम लोग IMF नहीं जाएंगे, हम लोग कर्जे नहीं लेंगे, हम लोग एमनेस्टी नहीं देंगे, हम लोग VIP कल्चर ख़त्म करेंगे। उनमें से कौन सी एक चीज़ जिस पे वो खड़े हुए हों और ये अपने दिल से पूछें, अपनी दिल की आवाज़ बताएं अली अवान साहब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन्होंने जिस पे यू टर्न नहीं किया है। ठीक है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अब जिस तरह आपने पहले सुनवाया भी, शायद हकान अब्बासी साहब आपकी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने दावा किया था 2 हफ्ते पहले कि तहरीक इंसाफ के 15 के करीब MNAs उनके साथ राब्ते में हैं, लेकिन यहाँ तो काम उल्टा नजर आ रहा है कि खान साहब के साथ आज खबरें आ रही हैं कि कुछ मिले जाके नून लीग के अरकान पार्लियामेंट। एक्चुअली वो खबरें सही नहीं है, और दूसरी बात ये है कि समर हम जिस चीज को फेस कर रहे हैं ना वो एक फैसिज्म है जिसमें तमाम कुव्वतें शामिल हैं। उस फैसिस्ट टेंडेंसी को, वन पार्टी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस किस्म के प्रेशर डाले जाते हैं, जिस किस्म के मीडिया पर प्रेशर है, जिस किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स पर प्रेशर है, वो सबको पता है। और फिर लेकिन हमें ये भी यकीन है कि और जुडिशरी पर और हर ऐसे चीज पर जो आवाज बुलंद कर सकता हो उसकी आवाज दबाने के लिए, अगर ये इस किस्म की जमहूरियत खान साहब लाना चाहते हैं और खान साहब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वार्निंग भी आई थी कल, वजीर इत्तलात की तरफ से वार्निंग भी आई थी, मैं जरा आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा था चेयरमैन सेनेट को अगर आप उस पर छेड़ेंगे तो फिर उन्होंने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का इशारा दिया था। मैं आपको सुना देता हूं, सुना देता हूं आपको, मैं सर सुना देता हूं मिनिस्टर साहब ने क्या कहा था। ने खूब पंजा आजमाइयां की, इमरान खान की टीम ने पोजीशन की एक चाल नहीं चलने दी। सादक सजरानी के हवाले से एक नई दिल के अंदर आपकी लहरें जन्म ले रही हैं। उनके खिलाफ तहरीक लाने से पहले 10 दफा जरूर सोचिएगा। अगर अपोजिशन बाज ना आई तो अपोजिशन को नाकू चने चबाएंगे। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब वो कह रही हैं पोजीशन को नाको चने चबवाएंगे अगर वो इस मामले से बाज ना, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अगर उन्होंने कोई तरीका अदम एतमाद लाई। डिसेंट लैंग्वेज यूज किया है। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में फैसला था, उससे पहले फैसल वाडा ने तकरीर में कहा था कि 5000 लोगों को टांगना पड़ेगा इस मुल्क। आई मीन इफ दिस इज नॉट फैसिज्म, द लास्ट टाइम अगर इस किस्म के अल्फाज यूज हुए थे तो वो एडोल्फ हिटलर ने किए थे या मुसोलिनी ने किए थे, किसी महजब कंट्री के किसी लीडर ने नहीं किए थे, किसी वजीर ने नहीं किए थे। तो आप खुद सोचें
कि अगर इस किस्म के थ्रेट्स होंगे, खान साहब तो कहते हैं ना अंदर डालने के लिए, वो कहते हैं टांगने के लिए, घसीटने के लिए। उन्होंने रीआइटरेट किया है पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान दोबारा से। तो आप खुद सोचें कि अगर ये अगर आप थ्रेट्स इस किस्म के देंगे, तो आप अगर ये कहेंगे कि हम एक कोई पाकिस्तान को एक अच्छा पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान तरफ लेके जा रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से कि ये इस तरह से पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। इनकी हुकूमत शायद चल जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये अलीवान साहब, ये तो फिर बाकायदा थ्रेटन करना शुरू कर दिया है, लोगों से रब्ते शुरू कर दिए हैं, आपने अपोजिशन के जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है, बंदे तोड़ना शुरू कर दिए हैं। नहीं, आपको बड़ा क्लियर किया है गवर्नर साहब, जो साबिक गवर्नर साहब ने, ऐसे कोई कह रहे हैं कोई खबर नहीं है। बात ये मुझे बड़ा हंसी आती है कि दोनों पार्टी जब बात करती है ना, तो ये नून लीग है ना, ये बेसिकली इस सियासी कल्चर को जिसने ख़राब किया वो नून लीग है। आप 85 से उठा के देखिए गैर जमाती इलेक्शन की बात है। नहीं, मेरी बात सुनते जाए, ये जो आप ये हॉर्स ट्रेडिंग है, ये किसने शुरू की थी? मुझे जरा बात बताइए। हॉर्स ट्रेडिंग अभी छोड़ दें, बाकी पीछे छोड़ देते हैं। सीओडी साइन किया और सीओडी के बाद मुझे बताएं कि जो पहली गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की ऊपर नीचे बनी नून लीग की, उसमें किसने बनाए थे वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, वो किसने बनाया था? क्या थ्रेट्स दी थी इन्होंने? क्या उनको लालच दिए थे? क्या किया था इन्होंने? अभी सिंध में बलोचिस्तान में असेंबली खारिज हो गई थी, एक बंदा नहीं था पीपल्स पार्टी का, कैसे हो गई थी? केपी से इनके आप मेंबर्स चेक कर लें, और जितने इन्होंने वोट लिए हैं सेनेट के इलेक्शन में, किस तरह ले लिए हैं इन्होंने, कहां से आए वो तो पंजाब में आपके भी चौधरी सरवर साहब को ज्यादा वोट पड़ गए थे, प्रोपोर्शन से ज्यादा वोट पड़ गए। फिर एक बात करने का, ये चीजें सियासत में, ये जो बात करते हैं नॉर्म्स, ये कल्चर, अपनी दफा रवायात, ये रवायात सीओडी की है, इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए। सिंध में जाते हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ जी, बिल्कुल ये गलत बयान, फैसल ने ये जो बात की थी गलत बात की थी, पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल गलत बात की थी। देखिए बात ये है कि एक सिस्टम चलना चाहिए। आप पाकिस्तान में सिस्टम है क्या? मैं जेल रह के आऊँ समर, जुबैर साहब की गवर्नमेंट में जब लॉकडाउन कर रहे थे, मैं 10 दिन के लिए जेल गया था। मैं वहां किसी एक अमीर आदमी को नहीं मिला। जो सिस्टम प्रोटेक्ट करता है अमीर को, सिस्टर गरीब के लिए तो बहुत सारे आपके पास कानून है, अमीर की हर तरफ प्रोटेक्शन है। पैसा लूट लिया, असल चीज है कि हमें ये बताना है लोगों को कि कानून सबके लिए सेम है। देखिए हो क्या रहा है, बातें तो बहुत सारी करते हैं। मुझे आपसे चले इस सारे मामले को ये भी छोड़ते हैं, और अहम मामला है शहबाज शरीफ साहब दस्तबरदार हो गए हैं पीएससी की चेयरमैनशिप से, और अब उन्होंने नॉमिनेट किया है राना तनवीर साहब को कि वो कैंडिडेट होंगे। ज़ाहिर इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन की बात होती है तो पीएससी के अंदर जब हम देखते हैं 29 में से इस वक्त जो नंबर गेम बनती है 16 के करीब बनते हैं अरकान गवर्नमेंट के, और 13 बनते हैं अरकान यहाँ पे अपोजिशन के। और शहबाज शरीफ साहब जब इलेक्ट हुए थे चेयरमैन पीएससी, तो उसमें हुकूमती मेंबर्स ने भी उन्हें वोट किया था, चूँकि एक एडजस्टमेंट थी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और उस मुफाहमत के तहत शहबाज शरीफ साहब बने थे। तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने इरादा जाहिर किया था पिछले अरसे कि मैं छोड़ दूंगा, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाबंद नहीं है। जरा आपको सुना देते हैं क्या क्या कहा था उन्होंने। जब आपने उस फैसले को नहीं माना और मिसाक जमहूरियत की खुद धज्जियां उड़ा दी, तो हम किस तरह पाबंद हो गए कि हम राना तनवीर साहब को कबूल कर लें? और क्यों? तो क्या फिर राना तनवीर साहब को नॉमिनेट तो कर दिया है अलीवान साहब नून लीग ने, शहबाज शरीफ साहब ने, उन्हें फिर आप वोट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, अपना बंदा लेके। बिल्कुल राइट। देखें जी, अगर आप सीओडी की बेस पे लेके, ये देखें ना, अभी स्पीकर साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वही स्पीकर साहब हैं जिन्होंने इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी किए। ये वही स्पीकर साहब हैं जिन्होंने इस बजट सेशन में ऑपोजिशन को गवर्नमेंट से ज्यादा टाइम दिया। ये वही स्पीकर साहब हैं जिन लोगों ने इनको कहा कि आपने लीडर स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनना है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने कहा, ठीक है, एक बात का जवाब, नफीसा मैडम ने एक बात की थी कि गैस में इन्होंने बहुत महंगाई कर दी, 157 अरब रुपए का लॉस छोड़ के गई थी नून लीग। एसएसजी पर एसएनजी इस दफा मैम का जवाब नहीं है, जो इंडस्ट्री में रीजनल लेवल पे ले आए हैं, रीजनल सब्सिडी दे रहे हैं इंडस्ट्री को गैस और बिजली के ऊपर। जी, अपने जो स्टेटस है उससे कम तनख्वाह पर काम कर रही हैं 4 पार्टीज चेंज करके। मैं उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी मजम्मत करती हूँ, और मैं भी डिमांड करती हूँ कि वो अपोलोजाइज करें।
उनको भी अपोलोजाइज़ करनी चाहिए। अगर आजकल अपोलॉजीज डिमांड करने का सीज़न है तो मैं भी चाहती हूँ कि वो अपोलोजाइज़ करें। व्हाट डज़ इट मीन, व्हाट डज़ शी मीन, कौन से चने चबान है। तो ये इस किस्म के हरबे जो हैं वो और इस किस्म की लैंग्वेज बंद करें और अपोजिशन को डराने की धमकियाँ ये ना दें। और जहाँ तक अब मुझे पता नहीं है बाकी आपका क्या क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, चेयरमैन पीएससी से मुतालिक था वो, अब पीटीआई कह रही है हम अपना कैंडिडेट मलिक कयूम साहब से भी मुझे पता नहीं है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मुझे पता नहीं है। जैसे ही पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े होगा तो मैं उसके ऊपर बात करूंगी। ये जो हक है वो बहुत शुक्रिया नफीसा साहब आपका और अली इवान साहब आपका और मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में जो सियासी मैच है गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, जिस तरह वर्ल्ड कप अपने अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है, तो ये मैच भी अहम और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। आज के शो में इतना, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।